हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री में। तो आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं वोडाफोन और आइडिया को। इसका एनालिसिस करने का एकमात्र कारण है कि ये स्टॉक बहुत फ्रेंड्स के पास है और बहुत का डिमांड है कि इस पे हम एक वीडियो बनाएं और हम अपना जो व्यू है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, वो हम इस पे शेयर करें। तो हम लोग आते हैं। तो बिजनेस तो हम सबको मालूम है और मार्केट कैप आपका 70,421 करोड़ का है और करेंट मार्केट प्राइस आपका ₹6 है। बुक वैल्यू इसका माइनस में है, जो एक ड्रॉबैक है। स्टॉक का पीई भी नहीं है, मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है और आरओसी आपका माइनस में है। और आपका जो आता है, जो इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है वो आपका 72% है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसका 19 टाइम्स है और इसका जो डेब्ट है वैल्यू में वो आपका 1,57,416 करोड़ का है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से। और हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर आते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे आते तो इसका सेल भी डिक्रीज हुआ है आपका। और हम लोग आते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो वो आपका इंक्रीज हुआ है। और इसका ऑपरेटिंग फ्रॉम बिफोर टैक्स है वो आपका जो निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब कंपनी को जो फाइनली प्रॉफिट हो रहा है वो आपका माइनस में है, मतलब कंपनी को घाटा हो रहा है। और हम नेट प्रॉफिट भी इसका 7,000 निगेटिव में है। तो कंपनी कंटिन्यूअस लॉस कर रही है। और एक इसके हम लोग जो इसका हिस्ट्री है उस पर हम लोग आते हैं। तो सेल इसका 12,398 करोड़ का था 2010 में और बढ़कर यहाँ पर 41,951 करोड़ है। तो सेल इसका बड़ा है। और हम लोग एक बार इधर आते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो इसका 3,251 करोड़ से इंक्रीज होके 16,946 करोड़ हो चुका है। तो ये भी एक अच्छा बात है। और हम लोग का इसमें जो ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स है वो आपका 1,075 करोड़ से घट के 44,253 करोड़ हो गया। तो ये एक सही चीज़ नहीं है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हम लोग का अदर इनकम से जो लॉस हो रहा है वो, और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस कंपनी पे। और हम लोग देखेंगे तो इसका जो इंटरेस्ट बोरोइंग है कंपनी का वो लाइफ टाइम हाई है। बोरोइंग आपका सबसे ज़्यादा है, मतलब कि पिछले 11 ईयर में बोरोइंग जो है वो इसका सबसे ज़्यादा है। और रिजर्व भी इसका माइनस में है, वो भी आपका लाइफ टाइम हाई माइनस पे है, मतलब 67,000 करोड़ का आसपास में इसका रिजर्व निगेटिव में। तो एक तो ये आपका बहुत खराब बात हो गया कि इसमें बोरोइंग भी है और अपना पैसा भी इसमें इसका अपना पैसा भी निगेटिव है। मतलब कि एक तरह से हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करें तो मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है और यहाँ पर कर्ज चढ़ाए हुए हैं बहुत, वही वाला यहाँ पर हिसाब हो गया कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है और कर्ज बाहर से बहुत ले चुके हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं तो इसका एक अच्छा बात है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका पॉजिटिव में है। तो ये सब माइनर चीज़ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये नहीं हम लोग को देखना होगा कि जो इसका 2020 में नेट प्रॉफिट वो आपका -74,000 के आसपास में आया है। ये एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और हम लोग एक बार आते हैं आरओसी पे, तो आरओसी भी इसका निगेटिव रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी आपका ठीक ठाक है। इसमें एक अच्छी बात है कि 72% प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन एफआईआई ने यहाँ पर माल बेचा है अपना। और जो इनका पीक था वो 2019 में था 15% के आसपास, वो घटा के 4.29% हो चुका है। और डीआईआई भी अपना 7.15% और 7.78% का इनका स्टेक था हाईएस्ट में, और वो घट के आपका 1.30 आ चुका है। और हम लोग के जो पब्लिक है वो पब्लिक के पास 22.36 है। और हम लोग जो इसमें कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो इसका मतलब कि सीधा सा यहाँ से एक चीज़ निकल के सामने आ रहा है कि सारा माल पब्लिक को चिपकाया गया है। और हम लोग इसके तो इस प्रकार के जो फंडामेंटल है उस पर तो हम लोग कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। और एक कभी कभी डाउट निकल के आता है कि जेपी पावर के ऊपर, की मैंने अब जेपी पावर के ऊपर कॉल दिया था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंट की इसमें यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं। और हम लोग स्टॉक का पी और आरओसी चेक कर लेते हैं, बुक वैल्यू, ये तीनों हम लोग जेपी पावर में देखते हैं। तो एक बार हम लोग आते हैं और एक और खोलते हैं और जेपी पावर।
तो जेपी पावर का स्टॉक का पे 17 है और यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ से मालूम चलता है कि जेपी पावर अभी प्रॉफिट कर रही है और जो बुक वैल्यू है वो आपका 15 रुपीज़ है, यहाँ पे -13 है। मतलब कि यहाँ से बहुत अच्छा, मतलब जेपी पावर का फंडामेंटल एटलीस्ट स्ट्रांग है। और जो स्टॉक का पी है वो यहाँ पे 6 है और यहाँ स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5.10 रुपीज़ है। तो यहाँ से एक मालूम चलता है कि, और इसका जो बुक वैल्यू है वो 15 रुपीज़ है, तो 1/3 पे अभी ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का जो प्लेज है वो 87% है, 28% हिस्सेदारी में प्रमोटर का। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसका 51 है और जो डेब्ट है वो आपका 5271 करोड़ का है। तो मतलब कंपनी ठीक ठाक, मतलब कि एक अच्छे खासे डेब्ट में है, लेकिन उतना भी नहीं है कि ओवर वैल्यू है। और हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके बोरोइंग पर, तो कंपनी का जो बोरोइंग था वो आपका 32,000 था, आपका 32,000 था 2015 में, सॉरी। और अभी जो आपका मार्च 2021 में है आपका, इसका जो है 5,271 करोड़ है, 5,217 करोड़ है। तो यहाँ से बहुत कम हुआ है, आपका 1/6 हुआ है, 1/5 के आसपास में यहाँ पे ब्रोइंग हुआ है, तो बहुत कम किया है। और कम करने के का साफ रीजन है, जो यहाँ पे फिक्स एसिड है वहाँ पे यहाँ पे सेलिंग आया है। इसका जो 31,000 करोड़ का फिक्स एसिड था वो आपका 14,272 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को नजर आता है कि इसका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग हो चुका है। और जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो भी आपका आ रहा है। मार्च 2021 में 267 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो नियरेस्ट इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास था 2010 में। और हम लोग यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं, तो मार्च 2021 में 211 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और हम लोग यहाँ पे मार्च जून 2020 में देखें तो 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और सितंबर में भी 45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर में मात्र 12 करोड़ का लॉस हुआ है। और ये तो आपका पेंडेमिक था, मतलब कि कंपनी ने मार्च 2021 से अपना बैलेंस शीट को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा लॉस हम लोग को दिख रहा है -1820 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी रफली जो अपना फंडामेंटल और जो अपना बुक है वो क्लियर किया है, तो यहाँ पे हम लोग को इसलिए इतना बड़ा लॉस दिख रहा है। उसके बाद जो कंपनी है उसका लॉस एक बैग कम हो गया और प्रॉफिट में भी आने लग गया। और हम लोग एक बार आइडिया पे आते हैं, तो आइडिया का जो शेयर प्राइस है वो आज डे के लो पर था और डे का जो लो था इसका हम लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। डे का लो आपका 4.55 पैसा पे था, तो ये इसका डे लो था। और डे लो से हम लोग पिछले 3 दिन में ये अच्छा खासा गिरा है, तो पिछले 3 दिन में ये शेयर आपका 46% के आसपास में गिरा है, तो एक अच्छा खासा गिरावट है। और बहुत सारे का मतलब इसमें बहुत पैसा लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बोलता हूँ कि किसी भी स्टॉक में 2 से 3% से ज़्यादा लगाना ही नहीं। वो रिलायंस हो गया, HDFC हो गया या जेपी पावर हो गया, आपका कोई भी स्टॉक है, मैं मात्र 2 से 3% रिकमेंडेड करता हूँ लगाने के लिए। और 2 से 3% जो होता है आपका, मान के चलिए अगर ये 50% अगर आप इसमें लगाए रहते अपने 2% के हिसाब से, तो आपका ये 50% जो स्टॉक टूटा है इंट्राडे में जो टूटा है, तो वो आपका मात्र पोर्टफोलियो में 1% का जो आपका बैक 1% का इफेक्ट लाता है। तो पोर्टफोलियो में 1% का जो इफेक्ट है वो मैंने वो चलता है इतना, जो पोर्टफोलियो में 1% का जो आपका लॉस है और जो डाउन है वो चलता है, वो आम बात है। तो इस हिसाब से हम लोग रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं बिना स्टॉप लॉस लगाए हुए। और 50% स्टॉक आपका टूटता नहीं है इतना जल्दी। और आप अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में काम करते हैं तो कोई भी स्टॉक आपका 50% जल्दी टूटेगा ही नहीं। वो आपका एक ही शर्त पे टूटता है कि मार्केट क्रैश हो जाए, तब आपका 50% कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी टूटता है। ऐसे 20%, 10%, 15% नीचे आना है, करेक्ट होना एक आम बात है, स्टॉक का नेचर होता है। और यहाँ पे एक चार्ट भी बना है और ये आपका मात्र ये पब्लिक को बेचा गया है। और यहाँ से लाने के समय यहाँ पे आपका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था और कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसका जो स्टॉप लॉस बनता था वो आपका इधर था, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका था। ये एक एक्यूमुलेशन और बुलिश पैटर्न है, ये जो आपका बना है ये एक बुलिश पैटर्न है, लेकिन इसका भी एक एसएल आता है और एसएल हम लोग का 8 रुपीज़ 20 पैसा के आसपास में था, जो इसका एक ही दिन में ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद ये स्टॉक अच्छा खासा हम लोग देखें तो ब्रेक होने के बाद
ये स्टॉक आपका 38% के आसपास में गिरा है। तो ये सब साइन आपको देखना पड़ेगा, और जब भी कंपनी में पैसा लगाए तो वो मात्र 2 से 3% लगाए, और कंपनी का जो फंडामेंटल है वो एटलीस्ट स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।